नमस्कार। सीईसी लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है जहां पर सरकार दो स्तरों पर पाई जाती है, केंद्र एवं राज्य स्तर पर, और केंद्र एवं राज्य स्तर की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और ये दोनों ही सरकार के अंग संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करते हैं। सरकार केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो एक दूसरे के अधीन न होते हुए एक दूसरे के पूरक होती हैं और संविधान के माध्यम से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस शासन व्यवस्था को संविधान में स्वीकार किया गया है वह संघात्मक शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं से मेल खाती है। यद्यपि भारत में संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर जो शब्द है वह है भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक यूनियन है, संघ है। इसलिए जो भारत की संघात्मक विशेषताएं हैं वह जो संघात्मक शासन की अवधारणा है उससे भिन्न है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था किसी एग्रीमेंट या समझौते के आधार पर नहीं हुई है कि जहां पर कि जो विभिन्न राज्य जो सॉवरेन होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जब वो एक साथ मिलकर एक संघात्मक व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करते हैं, भारत उस व्यवस्था से भिन्न संघवाद लिए हुए है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट राष्ट्र या सॉवरेन राष्ट्र नहीं थे, बल्कि जो विभिन्न रियासतें थीं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य थे, शेष राज्य थे, उनको मिलकर एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना है। इसलिए जो भारत में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान के माध्यम से दोनों में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। भारतीय संविधान को विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। तो इसकी विशेषताओं के कारण ही इसको विभिन्न विचारकों के द्वारा भिन्न संदर्भों में ग्रहण किया गया है और उसको परिभाषित भी किया गया है। अगर सर आइवर जेनिंग्स की बात करें तो उन्होंने भारत को कहा कि ये एक ऐसा संघ है जहां पर जो केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अर्थात केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन वो शक्तियां बहुत केंद्रीकृत हैं, जिसके आधार पर केंद्र बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी के साथ साथ जो केसी वेहर की डेफिनेशन है, उन्होंने भारत को एक क्वाजाइल फेडरल कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक है, जहां पर संघात्मक शासन की व्यवस्थाएं तथा साथ ही साथ एकात्मक शासन की विशेषताएं दोनों ही देखने को मिलती हैं। इसलिए ये एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। इसी के साथ साथ विद्वानों के द्वारा इसे इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से भी परिभाषित किया गया है। इसे एकीकृत या केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था के रूप से भी परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह एक भिन्नता लिए है, उस भिन्नता के आधार पर ही भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह भिन्न है। अब जो प्रश्न है वह यह है कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकृत किया गया है, इस स्वीकृति के लिए जो विभिन्नता है उसको समाहित किया गया है, उस समय पर उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और उस व्यवस्था के साथ में जो उसे एक अलग पहचान मिली है, उस पहचान को दिलाने के
पीछे संविधान निर्माताओं का और जो भारत के तत्कालीन नेता थे उनके पीछे क्या उनके तर्क थे, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था है वह उससे भिन्न है। वो जो कन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है उससे भिन्न है, क्योंकि भारत में जो राज्य हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे, संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। इसलिए अमेरिकन जो संघ है और भारत, उन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसको इस तरीके के अपनाने के लिए जो मेन चीज थी कि जो भारत में केंद्र को महत्वपूर्ण बनाया गया है या अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, उसका एक प्रमुख कारण था कि जो भारत में स्थिरता बनाए रखने के लिए, वहां पर इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण था कि केंद्र के पास में अधिक शक्तियां हो। इसके पीछे जो प्रमुख कारण था कि भारत में उस समय पर जो भारत का गठन हुआ था उसमें बहुत सारी जो देशी रियासतें थी, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत राज्य थे या और राज्य थे, उनको एक साथ लाकर एक संघ का निर्माण किया गया था। तो उन सभी राज्यों की जो उनकी अपनी विशेषता है उसको मेंटेन करते हुए, उनको ऑटोनॉमी प्रदान करते हुए ये व्यवस्था की गई है कि भविष्य में देश की एकता और स्थिरता बनी रहे, जिसके लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत में मजबूत केंद्र की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत की संप्रभुता को इसी के साथ साथ जो भारत में जो बड़े देश के है उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक था कि भारत में मजबूत केंद्र बने। बहुत विभिन्न तरह के राज्यों के होने के कारण, उनके विशेषताएं होने के कारण और वैश्विक परिदृश्य के कारण, क्योंकि भारत उस समय तक औपनिवेशिक विरासत में था, तो वहां से आने के बाद, निकलने के बाद भारत अपनी इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को बनाए रखे, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता था। भारत के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का, वह था भारत में जो 1935 का अधिनियम था, उसमें जिन विशेषताओं को स्वीकार किया गया था, जिन्हें अपनाया गया था, उन्हीं अनुभव के आधार पर संविधान निर्माताओं के द्वारा यह महसूस किया गया कि जो व्यवस्था भारत में अब सफलतापूर्वक काम कर रही है वह निश्चित रूप से जो आगे आने वाला समय होगा उसके लिए भी वह उतनी ही उपयोगी होगी। क्योंकि जो 1935 का अधिनियम है, उस अधिनियम के द्वारा जहां पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था, उसी के साथ राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई थी। एक जो फेडरल कोर्ट थी उसकी गठन किया गया था। तो ये जो अनुभव था पिछले एक दशक का, तो उस दशक के अनुभव ने भारतीय संविधान निर्माताओं को, राजनेताओं को और जनता को इस बात के लिए अभिप्रेरित किया कि जो व्यवस्था वहां पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है उसको भविष्य के लिए भी अपनाया जा सकता है। इन्हीं आधारों पर जो 1935 का अधिनियम है, वहां से बहुत सारी चीजों को लेते हुए, उसके मूल को लेते हुए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। जो भारतीय परिदृश्य है वह है कि उस समय पर जो विभिन्न राज्य थे, उन विभिन्न राज्यों की जहां पर राजनीतिक पृष्ठभूमि भिन्न थी, वहीं पर जो भारत की एक प्लूरल नेचर है सोसाइटी की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो प्लूरलिटी ऑफ सोसाइटी जो है, जिसमें बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है, बहुत सारी भाषाओं का समावेश है, बहुत सारे धर्मों का है, बहुत सारी जातियों का है, क्षेत्र के आधार पर भिन्नता है, राज्यों के आधार पर भिन्नता है। तो उस स्वरूप को, भिन्नता को किस तरीके से एकता में बनाए रखा जाए, इन सभी राज्यों की इन विशेषताओं को मेंटेन किया जाए, उसे प्रिजर्व किया जाए, लोगों को अपनी चीजें जो उनकी हैं उनको वो बनाए रखें एक संघ में रहते हुए। तो वहां पर ये महसूस किया गया कि इन सारी जो बहुलतावादी भारत की संस्कृति है उसको तभी बनाकर रखा जा सकता
सकता है जब उसमें इस तरीके की संघात्मक शासन व्यवस्था हो जहां पर राज्यों के पास में शक्तियां हो, लेकिन केंद्र के पास में जो है वो महत्वपूर्ण शक्तियां उपलब्ध रहेंगी। तो भारत की जो व्यवस्था है उसको आगे बनाए रखने में, उसको मेंटेन करने में बहुत सहूलियत रहेगी। इसी के साथ साथ जो भारत का ज्योग्राफिकल है या जनसंख्या का जो एक आकार है वह भी भारत को इस तरफ अग्रसित करता है कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था और प्रणालियों से बेहतर हो सकती है। भारत को उसके आकार के आधार पर, जनसंख्या के संख्या के आधार पर, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए यदि एकात्मक शासन व्यवस्था होगी तो वह एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो नीतियों का निर्माण किया जाएगा, जिनको लागू किया जाएगा, उन केंद्र से लेकर जमीनी स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक उन जनता की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, उनके लिए नीतियों का निर्माण करना और उस स्तर तक नीतियों का लागू करना निश्चित रूप से कठिन होगा। तो उस समय पर भारत में चूंकि लोग संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनाया गया है और इसी के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी अपनाया जा रहा था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बात पर बल दिया गया कि वहां पर इस तरीके की संघात्मक व्यवस्था हो जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास में भी शक्तियां हो और वो राज्य अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। इसी के माध्यम से भारत में जो शक्तियां हैं उनको केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र के पास जहां केंद्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विषयों को लिया गया है, वहीं पर राज्यों से संबंधित जो मैटर हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है और जो दोनों के अंतर्गत आते हैं उन्हें केंद्र सूची में रखा गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप है उसमें संविधान के माध्यम से तीनों सूचियों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से जो मैटर है उनका विभाजन किया गया है, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचा जा सके। भारत में संविधान के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है उसके अंतर्गत भारत जैसे नवोदित राष्ट्र के लिए यह आवश्यक था कि जो जनता बहुत लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित रही थी, उसको विकास के उतने अवसर सुलभ नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जाए, उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए और विकास परक योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए। यह संविधान निर्माताओं के द्वारा महसूस किया गया कि यदि संघात्मक शासन व्यवस्था होगी तो इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकेगा, क्योंकि जो राज्य स्तर की सरकारें होंगी वह अपनी राज्य आधारित, क्षेत्र आधारित नीतियों का निर्माण करेंगी। वहां की आवश्यकताओं को पहचान कर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझकर उनको दूर करने के लिए नीतियां बनाएंगी और उनके द्वारा जो नीतियों को लागू किया जाएगा राज्य स्तर पर वो निश्चित रूप से बेहतर होगा और जनता और सरकार के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी। केंद्र व्यवस्था को जो या केंद्रीय सरकार को जो महत्वपूर्ण शक्तियां मिली हैं या मजबूत केंद्र बनाया गया है, वो जहां पर देश के अंतर्गत की अंदर की राजनीति है उसको ध्यान में रखते हुए और इसी के साथ साथ क्योंकि भारत उस समय पर आजाद हुआ था जहां पर कि जो विश्व परिदृश्य था वहां पर दो व्यवस्थाएं काम कर रही थी, एक पूंजीवादी व्यवस्था थी और एक साम्यवादी व्यवस्था थी। दोनों गुट दो व्यवस्थाएं या विश्व हम कहें दो विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ था। ऐसे बटी हुई व्यवस्था में भारत किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा और कैसे वो अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए रखते हुए अपनी भूमिका को सारगर्भित करेगा, यह भी उस समय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको ध्यान में रखते हुए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया।
जैसा कि बहुत सारे विद्वानों ने, लेखकों ने, जो संविधान के भारत के जानकार हैं, जो भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं और उसका विश्लेषण करते रहे हैं, वो भारतीय हैं या विदेशी लेखक हैं या विचारक हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण किया है और उसकी जो गत्यात्मकता है, क्योंकि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ठहरी हुई व्यवस्था नहीं है, ये गत्यात्मकता लिए हुए है, डायनामिक की तरफ है, जिसमें निरंतरता बनी रहती है, उसका विश्लेषण किया गया है। भारत में उस गत्यात्मकता को विश्लेषण से पूर्व हम प्रकाश डालेंगे कि भारत में संघात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। जो पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है वह है भारत में लिखित संविधान। भारत उन देशों में, विश्व के उन देशों में है जहां पर कि भारत का संविधान जो है एक बड़ा लिखित संविधान है और इस लिखित संविधान होने के कारण जो शक्तियों का विभाजन है वह केंद्र एवं राज्यों में स्पष्ट रूप से किया गया है। केंद्र एवं राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां के संविधान के माध्यम से ग्रहण करते हैं और अगर किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति आती है या कहीं इस तरीके का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान का रास्ता भी भारत के संविधान में ही स्पष्ट किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो किस प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी। इसी का परिणाम है कि जो भारतीय संविधान है वह उसका जो आकार है वो बहुत ही विस्तृत है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं अन्य शक्तियों का जो विभाजन है उस विभाजन को बहुत स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित किया गया है और इसी के परिणाम स्वरूप जो केंद्र एवं राज्यों की सरकारें हैं वो दोनों समानता के स्तर पर हैं कि दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इसी संविधान की सर्वोच्चता के कारण जो केंद्र एवं राज्यों को शक्तियां प्रदान करता है और अगर कहीं कोई भी इस तरीके की परेशानी होती है, समस्या आती है तो उसे संविधान को सर्वोच्च मानकर उस समस्या का समाधान किया जाता है। भारत में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है, जिसका परिणाम है कि भारत में शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। संविधान को एक कठोर रूप प्रदान किया गया है। भारतीय जो संविधान है उसमें कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन जो कठोरता को रखने का उद्देश्य है वह था कि केंद्र जो है अपनी इच्छा के अनुसार बहुमत की सरकार होने पर अपने मनमाने तरीके से उसमें परिवर्तन ना करे। इसी के लिए जो कुछ विशेष संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि कुछ विशेष संवैधानिक संशोधनों में राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होगी। भारत में द्विसदनात्मक संसद को अपनाया गया है, जहां पर प्रथम सदन में सभी राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वहीं पर ही राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा को प्रावधान किया गया है। इसी के साथ संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत द्वि स्तर पर शासन का स्वरूप होना चाहिए, इसको भारत में स्वीकार करते हुए केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकारों का गठन सुनिश्चित किया गया है। जिस प्रक्रिया के तहत केंद्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन किया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत राज्यों में भी इसी प्रकार की लोकतांत्रिक या सरकारों के अंगों का गठन किया जाता है। अर्थात केंद्र एवं राज्यों में जो शक्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वह समानांतर रूप से कार्य करती हैं। इसी के साथ जो भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है वह है ये संघ और राज्यों, इस संघात्मकता और एकात्मकता शासन के विशेषताओं को लिए है। ये जो एकात्मक शासन को की तरफ भारतीय संघवाद को लेकर जाती हैं, उसमें एक प्रमुख विशेषता है कि भारत में सिंगल सिटीजन या इकहरे नागरिकता के अवधारणा को स्वीकार किया गया है। भारत में केवल
नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्यों की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। जबकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक और उदाहरण है अमेरिका, वहां पर जहां पर नागरिकों को राज्यों की नागरिकता के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ राज्यों की भी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान ही किया गया है। भारत में जो एकात्मक शासन की विशेषता है कि यहाँ पर मजबूत केंद्र है, स्ट्रॉन्ग केंद्र है। जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के स्थान पर, वहां पर केंद्र के पास में बहुत अधिक सूचियां हैं, राज्यों के पास में सीमित अधिकार हैं। और जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में भी यह प्रावधान है कि यदि केंद्र एवं राज्यों के मध्य कोई तनाव की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वह मान्य होंगे या वो प्रिवेल करेंगे। यह व्यवस्था संविधान के अंतर्गत भारत में की गई है। जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है केंद्र एवं राज्यों के लिए, इसमें अगर हम पूर्व के जम्मू और कश्मीर की स्थिति को छोड़ दें तो भारत में सभी राज्यों एवं केंद्र के लिए एक ही संविधान के तहत राजनीतिक व्यवस्था की गई है। उसी केंद्रीय संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग भी उसी के अंतर्गत करती हैं। जो भारत में इकहरी न्यायपालिका है वह भी भारत की शासन व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ही लेकर जाती है। भारत में जो कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसका आधार भी यही है कि केंद्रीय स्तर पर इन सेवाओं का संचालन होता है, इसलिए यहाँ पर राज्यों की जो भूमिका है वह नगण्य हो जाती है। और जो भारत में राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वह वहां पर जो है वो बराबर नहीं है सभी राज्यों को, उसके जनसंख्या के आधार पर उसको दिया गया है, तो वह भी एक प्रमुख अंतर है। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, जो केंद्र एवं राज्य के भी मध्य में कड़ी का कार्य करता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राज्यों की भूमिका उसमें नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों के मध्य एक कड़ी का काम करता है, मध्यस्थता करता है, तो वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार केवल केंद्र को मिलना ही वहां एकात्मकता की ओर ले जाता है। जो जजों के अपॉइंटमेंट हैं वह भी जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, और जो हमारे यहाँ पर जो ऑफिस होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्य करता है। जो ये विशेषता है ये मजबूत केंद्र को बनाती हैं, केंद्र के पास में अधिक शक्तियां हो जाती हैं, और यही शक्तियां और थोड़ा हम आगे जाकर देखें तो राज्यसभा के पास और विशिष्ट शक्तियां भी हो जाती हैं कि जहां पर उसके पास स्पेशल पावर है कि अगर राज्यों से संबंधित कोई आती है, गवर्नर के कोई रिजर्व मैटर आता है तो उसको भी राज्यसभा के द्वारा देखा जाता है। ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जबकि आर्थिक क्षेत्र में राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता हो जाती है। क्योंकि भारत में जो प्लानिंग का कार्य किया जाता है, पूर्व प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग की हम बात करें तो योजना आयोग में जो प्रभुत्व रहता था वो केंद्र सरकार का रहता था। उसी का परिणाम था कि जो राज्यों को आर्थिक संसाधनों का बंटवारा किया जाता था, उस बंटवारे में यह स्पष्ट रूप से दिखता था कि राज्य जो है वो केंद्र के समक्ष कमजोर हो जाते हैं और केंद्र की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इसी का परिणाम रहा कि भारत में जो संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो स्वतंत्रता के पश्चात से परिवर्तित होता रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये गतिशील है, इसमें गत्यात्मकता है, निरंतरता है। एक मॉडल नहीं है कि अपना लिया गया है उस समय पर जो हमने 7 दशक पहले अपनाया था वो वर्तमान तक है, उसमें निरंतरता बनी रही है। व्यवस्थाएं हैं, सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान है, सभी चीजें हैं, लेकिन जो संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता रहा है। जहां पर स्वतंत्रता के पश्चात से लगभग 2 दशकों तक कांग्रेस दल का एकाधिपत्य था,
उस समय पर अगर संघात्मक शासन व्यवस्था को देखा जाए तो हमें वो वहां पर एक केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था नजर आती है, जहां पर केंद्र मजबूत है और राज्यों के पास में जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग भी राज्य सरकारों के द्वारा सीमित मात्रा में ही किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र का आधिपत्य भी राज्य सरकारों या राज्यों के ऊपर बना रहता है, और केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो इस तरीके से एक केंद्रीकृत व्यवस्था का 2 दशकों तक यहाँ पर बना रही है। दूसरा जो एक युग आया जब भारत में 67 के पश्चात से, जब बीच बीच में केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें आने लगी, उन दलों की सरकारों के आने के परिणाम स्वरूप भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक मॉडल आया कि जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है वह भी कम हो जाता है, उसका प्रयोग भी बहुत रैशनल हो जाता है। तो जो पहली परंपरा थी जहां पर बहुत अधिक प्रयोग होने लगा था, उसको सीमित करते हुए केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं। तीसरा जो मॉडल आता है बार्गेनिंग मॉडल है या सौदेबाजी का है, जहां पर केंद्र एवं राज्य एक दूसरे के साथ या राज्यों के अंदर और केंद्र की सत्ता के अंदर भी सौदेबाजी की व्यवस्था दिखलाई देती है। दोनों एक दूसरे से राजनीतिक आधार पर सौदेबाजी करते हुए संघ व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में जो संघ व्यवस्था का स्वरूप है, जिसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस पर बल दिया जा रहा है, वह है कि किस प्रकार से भारत में सहयोगी संघवाद की अवधारणा को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखा जाए, और उनका ये निरंतर प्रयास है कि भारत में सभी के राज्य समान हैं और केंद्र एवं राज्यों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सबके उपरांत भी पिछले यदि 7 दशकों की हम यात्रा देखें भारत संघात्मक शासन व्यवस्था की, बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। निश्चित रूप से जो पिछले 2 दशक थे स्वतंत्रता के पश्चात, जहां वो केंद्र और राज्यों के मध्य बहुत बेहतर संबंधों को, एक इस तरीके की संघात्मक शासन व्यवस्था को जो केंद्रीकृत थी, एकीकृत व्यवस्था थी, वहां पर थे। वहीं पे जो उसके बाद की जो अवस्था आती है उसमें निरंतर परिवर्तन दिखलाई देता है और जो मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं। केंद्र और अधिक शक्तिशाली होने लगता है। जब जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची के में जब इस तरीके के केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव की स्थिति आई, तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए गए उनको मान्यता मिली, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है। उस आधार पर भी केंद्र और मजबूत होता गया और जो सूचियां बनी थी, उन सूचियों में जो मैटर हैं या जो उसमें विषय रखे गए हैं, उन विषयों के परिवर्तन के कारण भी केंद्र की स्थिति और मजबूत हुई है और यह मजबूत हो रही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकारों के द्वारा समय समय पर इसका प्रयोग किया जाता रहा है, जिससे कि यह व्यवस्था बनी रही कि केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव की स्थिति रहे। क्योंकि भारतीय संघवाद की जो परिकल्पना है या उसकी विशेषताएं हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो भारत की एक मूल है, उस मूल में है कि राज्य और संघ मिलकर साथ चलेंगे। तो ये जो तनाव का कारण बनती है, तनाव की जो स्थिति है, ये न केवल भारत के लिए, भारतीय शासन व्यवस्था के लिए, बल्कि देश में विकास की गति को भी धीमा करती है। राज्यपाल का जो केंद्र और राज्यों के मध्य कड़ी का काम करता है, उसके पद का राजनीतिकरण भी पिछले कुछ सालों में हुआ है। यद्यपि अब वर्तमान में जब बहुमत की सरकार है तो उस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, पर जो गवर्नर का पद है उसका राजनीतिकरण होने के कारण, चूंकि भारतीय संविधान में उसको एक निष्पक्ष नेता के रूप, निष्पक्ष पद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह एक ऐसा संवैधानिक पद है जहां पर व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगा और संवैधानिक पद की गरिमा को सुशोभित करेगा। परंतु पिछले कुछ दशकों के अनुभव बताते हैं कि इस प्रक्रिया में परिवर्तन आया और भारत की में जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध रहे वह तनावपूर्ण रहे हैं।
वर्तमान में जब पूरा विश्व जो वर्तमान में कोरोना महामारी है उसके संकट से गुजर रहा है, तो भारत में केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो अब संबंध दिख रहे हैं वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी करते हैं। और हमने देखा है पिछले 5-6 महीने के अनुभव के आधार पर कि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर यदि आमने सामने बैठकर सभाएं नहीं हुई तो जो भी आभासीय सम्मेलन हुए हैं या आभासीय संगोष्ठियां हुई हैं उनके माध्यम से केंद्र में जो नेतृत्व है और राज्यों में जो नेतृत्व है उनके मध्य जो विचार विमर्श हुआ है, जो निर्णय लिए गए हैं, वो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव को और मजबूत करते हैं, उसे मजबूती प्रदान करते हैं। तो यही व्यवस्था भारत की राजनीतिक व्यवस्था मांग करती है कि दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और दोनों एक साथ मिलकर रहें और संविधान की जो मूल भावना है उसके अंतर्गत कार्य करते रहें। समय समय पर समितियों का और आयोगों का गठन भी किया गया है जिससे कि यह व्यवस्था और बेहतर बनी रहे। समय समय पर सरकारों के द्वारा उनको स्वीकार किया गया है और उनका पालन किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो होगा, इस वैश्विक महामारी से निपटने के दौरान जो कदम उठाए जा रहे हैं भविष्य में भी उनको लागू किया जाता रहेगा और केंद्र एवं राज्य के मध्य बेहतर संबंध होते हुए एक मजबूत संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यह स्थिति भारत में विद्यमान रहेगी। धन्यवाद।